हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का एक बार अपने परिवार इक्वलिटी मास्टर क्लासेस पर। तो आइए चलते हैं अपने आगे टॉपिक्स की तरफ, जो कि आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से बनने वाले हैं आगे। जैसा कि आपको पता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से हमने आप सभी को करवा दिया था, आयनाइजेशन के बारे में बता दिया था, आइसोमेरिज्म के बारे में बता दिया था, और वहीं पर लिगेंड के बारे में भी आपको बता दिया था। काउंटर आयन पढ़ा दिया था, कॉम्प्लेक्स आयन के बारे में बता दिया था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में भी आपको बता दिया था। यदि किसी को नहीं पता है काउंटर आयन क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, आइसोमेरिज्म क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, तो आप हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं, हमने उसमें काफी अच्छे से समझाया हुआ है। तो जैसा कि आपको पता है, अब यहाँ से आपकी बचती है 3 थ्योरी: वर्नियर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आज इन्हीं थ्योरी के बारे में हम चर्चा करेंगे, देखते हैं कितना हो पाता है। आज कोशिश करेंगे आपको तीनों थ्योरी यहाँ से कंप्लीट कराने की। तो आइए सबसे पहले चलते हैं अपनी पहली थ्योरी पर, वर्नियर थ्योरी पर। सबसे पहले पढ़ते हैं वर्नियर थ्योरी के बारे में। वर्नियर थ्योरी, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये थ्योरी क्या थी, इसका थ्योरी का क्या कहना था, ये क्यों बनाई गई। ठीक है, तो आपके वर्नियर जो थे, वर्नियर साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन कंपाउंड की स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए, जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिफाइन करने के लिए इस थ्योरी को दिया था। ठीक है, किसके लिए दिया था उन्होंने? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो आपके होते हैं, जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। किस चीज को डिफाइन करने के लिए? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए वर्नियर ने ये थ्योरी दी थी, जिसका नाम वर्नियर थ्योरी पड़ा था। ठीक है, क्लियर। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, देयर आर टू टाइप ऑफ वैलेंसीज, दो तरह की वैलेंसी होती है। अब दो तरह की वैलेंसी कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी बताई थी उन्होंने? दो तरह की। तो उन्होंने दो तरह की जो वैलेंसी बताई थी, वो बताई थी, एक थी आपकी प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी थी आपकी सेकेंडरी वैलेंसी। कौन सी थी? सेकेंडरी वैलेंसी। दो तरह की वैलेंसी उन्होंने बताई थी, एक बताई थी प्राइमरी वैलेंसी, एक बताई थी उन्होंने सेकेंडरी वैलेंसी। और वहीं पर उन्होंने बात किया था, जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है, सेकेंडरी वैलेंसी आपकी आयनाइजेबल होती है। क्या होती है? आयनाइजेबल होती है, आयनाइजेबल होती है आपकी। ठीक है, क्लियर। यहां से उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि जो ये प्राइमरी वैलेंसी आपकी, ये क्या रहेगी? आयनाइजेबल, आयनाइजेबल रहेगी आपकी, ये आयनाइजेबल नहीं रहेगी। और वहीं से बात कर ले हम कोऑर्डिनेट की, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोले या फिर सेकेंडरी वैलेंसी बोले, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोले या फिर सेकेंडरी वैलेंसी बोले, बात एक ही है आपकी, बात एक ही है। वहीं दूसरी और इन्होंने बोला था कि जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी रहेगी, प्राइमरी वैलेंसी आपकी नेगेटिव आयंस की रहेगी। क्या रहेगी प्राइमरी वैलेंसी? इन्होंने बोला था, देखो इधर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। और एग्जांपल ले लिया हमने, आपको मान लीजिए CuNH3H2OCl, NH3 का होल 5 H2OCl, इसको ले लेते हैं। ठीक है, इससे समझते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं ये क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो हम जब इसका बॉन्ड बनाने के लिए बैठेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए बैठेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आपका निकल कर आएगा। ये आपका NH3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको डॉटेड कर लेते हैं। ये NH3, इधर भी NH3 डॉटेड, इधर मान लीजिए इधर लगा देते हैं एक NH3 और एक इधर लगा देते हैं और एक इधर रख लेते हैं। हो गए 5। मान लीजिए यहाँ से ये Cl हो गया और H2 हो गया। ठीक है, मान लीजिए इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन गया। तो इसमें पूछा जाता है फिर कौन सी आपकी प्राइमरी वैलेंसी और कौन सी सेकेंडरी वैलेंसी है। ये डॉटेड लाइन आई है ना, ये डॉटेड लाइन आपकी प्राइमरी वैलेंसी रहेगी। कौन सी रहेगी? प्राइमरी वैलेंसी। वहीं जो डार्क लाइन आई है, डार्क लाइन जो रहेगी, ये आपकी सेकेंडरी वैलेंसी रहेगी। कौन सी वैलेंसी रहेगी? सेकेंडरी वैलेंसी रहेगी। जो डॉटेड लाइन है वो कौन सी है? प्राइमरी। और जो डार्क लाइन है वो कौन सी है? सेकेंडरी वैलेंसी है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से हमारे समझ में आ रहा है कि जो आपके NH3 रहने वाले हैं, यहाँ से लीजेंड रहने वाले हैं, वो प्राइमरी वैलेंसी शो करेंगे। क्या शो करेंगे? प्राइमरी वैलेंसी शो करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, फिर बात आती है कि जो सेकेंडरी वैलेंसी रहेगी, ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी को हम नेगेटिव भी बोल सकते हैं
और नेगेटिव के साथ साथ ये न्यूट्रल भी रह सकती है, ठीक है, नेगेटिव भी रह सकती है और न्यूट्रल भी रह सकती है। उसी तरह से प्राइमरी वैलेंसी आपकी नेगेटिव रहेगी। क्या रहेगी? प्राइमरी वैलेंसी आपकी कौन सी रहेगी? नेगेटिव रहने वाली है यहाँ से प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। इतना सब समझ में आया, ठीक है। इसने क्या क्या बोला था वर्नियर थ्योरी ने? वर्नियर थ्योरी ने कहा था कि सबसे पहला तो ये क्यों दी गई थी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए दी गई थी। फिर उन्होंने कहा था कि इसमें दो तरह की वैलेंसीज होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी होती है और एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी होती है। प्राइमरी वैलेंसी का दूसरा नाम आयनाइजेबल है, या फिर सेकेंडरी वैलेंसी आयनाइजेबल नहीं होती है, उसका दूसरा नाम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, ठीक है, क्लियर। फिर उन्होंने कहा था कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आपकी प्राइमरी वैलेंसी नेगेटिव रहेगी। जैसे कि यहाँ पर हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया है CONH3 का, तो यहाँ से जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन प्राइमरी वैलेंसी को शो कर रही है, और ये जो डार्क लाइन है सेकेंडरी वैलेंसी को शो कर रही है। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो नेगेटिव रहती है, और जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नेगेटिव भी रह सकती है और न्यूट्रल भी रह सकती है। तो ये थी कंप्लीट आपकी वर्नियर थ्योरी। वर्नियर थ्योरी में केवल ये डिफाइन करना है कि दो तरह की वैलेंसी किस तरह से होती है आपकी, ठीक है, कर लेंगे सभी डिफाइन। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद क्या बात करते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत अच्छे से पूछी जाती है यहाँ से, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत अच्छे से पूछी जाती है, इसमें बहुत टॉपिक है आपके। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। VBT के बारे में बात करते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। सबसे पहली बात, ये किस तरह के बॉन्ड बनाती है, ठीक है। एक नंबर में किसी ने नहीं बताया होगा, हम आपको बता रहे हैं। जो VBT होती है आपकी, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है। किस तरह का बॉन्ड बनाती है? कोवेलेंट। देखो, जब VBT कोवेलेंट बनाती है तो CFT का निर्माण इसलिए किया गया था कि CFT आपकी आयनिक बॉन्ड बनाती है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है और CFT आयनिक बॉन्ड बनाती है। इतना डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। VBT क्या बना रही है आपके? कोवेलेंट बॉन्ड बना रही है आपकी VBT। VBT आपकी कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है, ठीक है। VBT के बारे में आगे डिस्कस करते हैं क्या होती है, ठीक है। तो VBT में आगे डिस्कस करने के लिए देखो, जैसे कि हमने लास्ट टाइम आपको एक ये लिखवाया था, एक एग्जांपल K4FeCN6, सभी को याद होगा। ये लास्ट टाइम हमने आपको एक एग्जांपल लिखवाया था K4FeCN6, ठीक है। तो ये VBT के अंदर होता है कि इसका जो स्ट्रक्चर बनाना होता है वो स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, इसका स्ट्रक्चर बनाना होता है, ठीक है। क्लियर बात है समझ में? यहाँ से क्या बनाना होता है, इसका स्ट्रक्चर बनाना होता है, और जो सेंट्रल मेटल एटम है और लीजेंड है, इनके बीच में बॉन्ड दिखाना होता है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड दर्शाना होता है, ठीक है। लिखना चाहो यहाँ से पॉइंट लिख सकते हो। पहला पॉइंट ये लिख सकते हो, दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है। और दूसरा पॉइंट लिख सकते हो, दे शो बॉन्डेशन बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लीजेंड, सेंट्रल मेटल एटम और लीजेंड के बीच में बॉन्ड दिखाती है आपकी। बॉन्ड किस किस तरह के होते हैं उनके बारे में ये आपको बताती है, ठीक है। वहीं दूसरी ओर आगे लिखे हम, तो इस सेंट्रल मेटल एटम में जो वैकेंट ऑर्बिटल रह जाते हैं, क्या रह जाते हैं? वैकेंट ऑर्बिटल रह जाते हैं, उनकी हाइब्रिडाइजेशन करती है। क्या करती है? वैकेंट ऑर्बिटल की क्या करती है? हाइब्रिडाइजेशन करती है, ठीक है। वैकेंट ऑर्बिटल की क्या करती है? वैकेंट ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन करती है। और वहीं पर बात कर लेते हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद, या आप ये भी कह सकते हो कि जो आपके वैकेंट ऑर्बिटल रह जाएंगे उनका हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से करेगी? ओवरलैप करके करती है। किस तरह से करती है? ओवरलैप करके करती है, ठीक है। बात है यहाँ से समझ में। और जो आपकी ऑक्टाहेड्रल शेप होती है इसके अंदर, ऑक्टाहेड्रल जो शेप होती है आपकी इसके अंदर, ऑक्टाहेड्रल शेप के अंदर दो शेप आती है। एक तो आती है आपकी sp3d2 और एक आती है d2sp3, ठीक है। इनका ध्यान रख लेना, एक आएगी sp3d2 और एक आएगी d2sp3। जो आपकी sp3d2 होती है ये आपकी आउटर कॉम्प्लेक्स होती है, आउटर कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और जो d2sp3 रहेगी वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स रहेगी, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स रहेगी, ठीक है। इन्हें देख लेना, ठीक है। ये आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। कंप्लीट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम इतना ही पढ़ते हैं। और वहीं पर ये तो ऑक्टाहेड्रल की बात बता दी मैंने। टेट्राहेड्रल की यदि मैं बात करूं तो टेट्राहेड्रल की आपकी आ जाएगी sp3। टेट्राहेड्रल की क्या आ जाएगी? टेट्राहेड्रल की आ जाएगी sp3। तो ये आपकी हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन आप 11th क्लास में सीखते हो, वहां से हाइब्रिडाइजेशन
सभी बच्चे देख लेंगे। अगर किसी को नहीं आता तो बता देना, एक वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी। कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है, सेंट्रल मेटल एटम और लीजेंड के बीच में बॉन्ड बनता है, और जो वैकेंट ऑर्बिटल होता है वैकेंट ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन ओवरलैप करते हैं और उसमें से हाइब्रिडाइजेशन में से ऑक्टाहेड्रल निकलती है और टेट्राहेड्रल निकलती है। ऑक्टाहेड्रल में 2 निकलती है, एक sp3d2 एक d2sp3, जबकि टेट्राहेड्रल की एक ही है, sp3 निकलती है, ठीक है। इस कंप्लीट को कर लेंगे और इसके ऊपर हम आपको जो क्वेश्चंस हैं मेन से जो क्वेश्चंस है वो कल प्रोवाइड करवाएंगे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। आज का कार्य आपका यही है, आप वर्नियर थ्योरी को करके लाएं और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को करके लाएं, और आप सभी अपना सपोर्ट बनाए रखें। आगे भी आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करवाते रहेंगे। धन्यवाद।